वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 48 लगाते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। एक आसान सा प्रश्न है ये। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क नहीं था। बताइए कौन था? कुजुल कडफिसेस। कौन था? कुजुल कडफिसेस। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा चलाया गया। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बताइए किस धर्म का अनुयायी था? तंत्रयान संप्रदाय नहीं है, वज्रयान संप्रदाय नहीं है, बौद्ध धर्म का था ये। लेकिन बौद्ध धर्म में भी किसका? महायान संप्रदाय का। बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडवलन कश्मीर में हुई। इस संगति की अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की है। ये दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और करेक्ट हैं दोनों के दोनों। तो देखिए, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक है बुद्ध चरित। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघरक्ष कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। तो कनिष्क को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, या फिर कनिष्क को कहा जाता है? देखिए, नागार्जुन को ही कहा जाता है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? कुषाण वंश का अंतिम शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। कुषाण शासकों ने भारी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले शिल्क मार्गों की 3 मुख्य शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ करेक्ट है डी, करेक्ट है सी, करेक्ट है बी, लेकिन इनकरेक्ट है ए। कुषाण वंश का अंतिम शासक कनिष्क नहीं था। कनिष्क तो कुषाण वंश का प्रतापी शासक था ना। और संस्थापक कुजुल कडफिसेस। तो अंतिम कौन था? वासुदेव। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्गों की 3 मुख्य शाखा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये मार्ग थे कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है सामने। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। तो देखिए, भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा अभिलेख है? नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो देखिए, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। अतः यह नहरों की जानकारी देने वाला
प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। बाकाटक एक ब्राह्मण वंश था और इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 वाकाटक काल से ही संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। देखिए, बाकाटक वंश ब्राह्मण वंश था। बाकाटकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन यानी नागपुर थी। अजंता की गुफा संख्या नंबर 9 और 10 वाकाटक काल से संबंधित है। 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त ने नहीं करवाया, अमोघवर्ष ने नहीं करवाया, खारवेल ने नहीं करवाया, किसने करवाया? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंड राय ने। तो चामुंड राय ने कराया गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण। कहाँ पर है ये? श्रवणबेलगोला। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। प्रणय मौर्य काल में संकट के समय में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर था। मौर्य काल में उत्संग प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार था। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य काल में तरदेय कौन सा कर था? मौर्य काल में तरदेय कौन सा कर था? मार्गदर्शन पर कर था क्या? नहीं था। व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर? ये भी नहीं था। पुल को पार करने पर लिया जाने वाला कर था तरदेय। तो देखिए, मौर्य काल में तरदेय पुल को पार करने पर लिया जाने वाला कर था, क्योंकि पुल जो है बड़ी मेहनत से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रतक शब्द निम्नलिखित में से किसका सही वर्णन करता है? भ्रतक जंगली सेना नहीं है, बंदी बनाया गया कोई सैनिक नहीं है। भ्रतक मौर्य काल में मित्र राष्ट्र की सेना नहीं है। भ्रतक क्या है? मौर्य काल में आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना है। भ्रतक क्या है? मौर्य काल में आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना को भ्रतक कहा गया। तो देखिए, मौर्य काल में आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना भ्रतक है। और मौर्य काल में जंगली सेना को आठवीं बल कहा जाता था। बंदी बनाए गए सैनिकों को मौर्य काल में अमित्र बल कहा जाता था। मौर्य काल में मित्र राष्ट्र की सेना को मित्र बल कहा जाता था। इनको पढ़ लीजिएगा कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा करेक्ट है। मौर्य काल में खान उद्योग राज नियंत्रित था। मौर्य काल में खान उद्योग राज के नियंत्रण में था। मौर्य काल में पत्थर तराशने का व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले भारत में नहीं हुआ है, ना ही यूनान में हुआ है, ना ही ईरान में हुआ है, ना ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ये चीन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सीधे सीधे इसको याद रखिएगा, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो ये 15 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।